जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस क्लास में आपको BA सेकेंड सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बचे हुए हैं उसको कवर कराएंगे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अकबर के साथ राजपूतों के संबंध का परीक्षण कीजिए। अकबर ने राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुगल साम्राज्य का निर्माण किया था। औरंगजेब ने राजपूतों को अपने से अलग करने के लिए उसी को ध्वस्त कर दिया था। समालोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए, या फिर अकबर की राजपूत नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मुगल साम्राज्य पर इसके क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट, अकबर की राजपूत नीति का परीक्षण कीजिए। तो हेडिंग क्या हमारा, अकबर की राजपूत नीति। अकबर साम्राज्यवादी के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। अकबर ने राजपूतों के प्रति अपने से पहले से सब कुछ मुसलमान शासकों से भिन्न नीति अपनाई। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि सब लाभ से प्रेरित नीति। राजपूतों के प्रति उदारता की अकबर की नीति किन्हीं अविचारित सिद्धांतों या उच्च भावनाओं से प्रेरित नहीं थी। नेक्स्ट हेडिंग है, राजपूत नीति के अपनाए जाने के कारण क्या थे। पहला राजनीतिक कारण था, दूसरा साम्राज्य का विस्तार करना था, तीसरा मुसलमानों पर अविश्वास, और चौथा भौगोलिक महत्व, और पाँचवां अकबर के शिक्षकों का प्रभाव, छठवां आंतरिक कारण, सातवां राजपूतों के सद्गुण। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, राजपूत नीति का स्वरूप कैसा था। तो अकबर का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना और उसे सुदृढ़ बनाना, यानी सबसे क्या शक्तिशाली बनाना। राजपूतों से भिन्न लोगों के जैसे अफगानों या अन्य मुसलमानों के राज्यों को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे देखिए, फिर आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, राजपूतों से वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट है, शासन संचालन में राजपूतों का सहयोग। फिर नेक्स्ट हेडिंग, राजपूतों की उच्च पदों पर नियुक्ति। नेक्स्ट, धार्मिक उदारता की नीति अपनाना। नेक्स्ट, राजपूत नीति के परिणाम। नेक्स्ट, राजनीतिक परिणाम। एक छत्र साम्राज्य की स्थापना। क्या, एक छत्र साम्राज्य की स्थापना। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिणाम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए और बताइए वह कहाँ तक सफल रहा। मनसबदारी व्यवस्था के गुण और दोषों का विश्लेषण कीजिए, या फिर मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोषों की समीक्षा कीजिए। मनसबदारी प्रथा क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अकबर की, यानी हेडिंग क्या है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको मालूम हो ये क्या है। तो अकबर ने अपने सैनिकों तथा असैनिक सरकारी पदाधिकारियों की हैसियत को नियत करने के लिए एक पद्धति चलाई थी जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना था। डॉक्टर परमात्मा शरण का कथन है कि मनसबदारी की पद्धति अकबर से पहले भी विद्यमान थी, परंतु उसे सुव्यवस्थित रूप से अकबर ने ही दिया। यह प्रणाली 1571 ईस्वी में लागू की गई और इसे स्वयं अकबर तथा बख्शी शहबाज खान ने अंतिम रूप दिया। मनसबदारी का अर्थ, मनसब यानी शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ दर्जा या प्रतिष्ठा। SL सिकरी ने लिखा है कि मनसबदारी मुगल राज्य के किसी भी पदाधिकारी का वह पद था जो अधिकारी वर्ग में उसे दर्जे या फिर उसके वेतन और दरबार में उसके स्थान को सूचित करता था। अब यहाँ मनसबदारी का स्वरूप कैसा था आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि सबसे छोटा मनसब 10, मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थी, परंतु वस्तुतः उनकी संख्या 33 से अधिक नहीं थी।
सबसे छोटा उसमें था 10 का और सबसे बड़ा था किसका 10,000 का होता था। अकबर ने शासन के पिछले भाग में सबसे बड़ा मनसब 12,000 तक कर दिया गया था 12,000 कर दिया गया था। 10 के मनसब का आशय यह होता था कि वह व्यक्ति 10 घुड़सवार रखने का अधिकारी है। इसी प्रकार इससे अधिक के सब मनसब भी इस बात के घोतक थे कि अमुक मनसबदार उतने घुड़सवार अपने पास रखने का अधिकारी है। मनसब की इस संख्या से न केवल मनसबदार की हैसियत नियत होती थी अपितु उसे वेतन भी इसी आधार पर मिलता था, यानी जिसके जितने नंबर होंगे उतने वो अपने पास घुड़सवार रख सकता था। आगे हमारा मनसबदारों की श्रेणियाँ यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मनसबदारों की भर्ती और पदोन्नति। नेक्स्ट सैनिकों का हुलिया और घोड़ों का दागा जाना। मनसबदारों का वेतन, फिर मनसबदारों पर नियंत्रण, फिर मनसबदारी पद्धति से लाभ, क्या क्या लाभ हुए यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मनसबदारी पद्धति के दोष। तो पहला दोष था विलासमय जीवन, दूसरा मनसबदारों की अक्षमता, तीसरा ईमानदारी की कमी थी उसमें, चौथा सैनिक मनसबदार के प्रति निष्ठावान होते थे, बादशाह के प्रति नहीं। मनसबदारी पद्धति बहुत खर्चीली थी। छठवां एकरूपता का अभाव था। सातवां तोपखाने और नौसेना की दुर्बलता थी। आठवां मनसबदारों की अवसरवादिता, यदुनाथ सरकार ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की राजनीतिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहां के अभाव का वर्णन कीजिए, या फिर नूरजहां के जीवन चरित्र पर टिप्पणी लिखिए और जहांगीर के शासनकाल में उनके या उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है जहांगीरकालीन राजनीति में नूरजहां की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसका उत्तर देख लीजिए। तो नूरजहां के बारे में लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। नूरजहां का पिता गयासबेग फारस का निवासी था। अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण जब वह अपनी स्त्री सहित फारस को छोड़कर भारत की ओर आ रहा था, तभी उसकी गर्भवती पत्नी स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। इसके बाद गयासबेग अपनी बच्ची तथा स्त्री के साथ मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक छोटा सा पद लेकर रहने लगा। प्रारंभ में इस बालिका का नाम मेहरू जिन्नसा रखा। इधर मेहरू निस्सा अपनी माता के साथ रनिवास में जाया करती थी। वह सुंदरी रूप और लावण्य में अद्भुत थी। युवराज सलीम को वह बहुत सुंदर लगती थी। अकबर को यह बात कदापि पसंद नहीं थी। इसी बीच मेहरुनिस्सा का विवाह उसके पिता ने फारस से आए शेर अफगान के साथ कर दिया। फिर नेक्स्ट नूरजहां का मुगल राजनीति पर प्रभाव। तो प्रभुत्ता में नूरजहां का भाग। आगे बढ़ते हैं। नूरजहां के प्रभुत्व के अच्छे प्रभाव। यहाँ पर पहला जहांगीर में पहला यहाँ पर दिया गया है, पढ़िएगा। दूसरा है प्रशासन का व्यय घट गया। तीसरा सुरुचि एवं परिष्कार। चौथा निर्धन को दान तथा सहायता। नूरजहां के प्रभुत्व के बुरे प्रभाव। पहला राजनीतिक गुटबंदी, दूसरा विपक्षियों का दमन, तीसरा कांधार का पतन, चौथा प्रशासन में भ्रष्टाचार, और पांचवा भाई भतीजीवाद, और छठवां सम्राट की विलासिता। फिर नूरजहां के प्रभुत्व का परिणाम। तो पहला परिणाम राज दरबार में गुटबंदी हो गई, जहांगीर का प्रभाव समाप्त हो गया, कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। नेक्स्ट शासन प्रबंध अस्त व्यस्त हो गया और मुगल साम्राज्य की साख गिर गई। पांचवा था यह। और छठवें प्रश्न में हमारे हैं प्रबल विरोधी गुट का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का
स्वर्ण युग कहलाता था, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास के स्वर्ण युग था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हेडिंग क्या है? शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग। पहला हमारा क्या है? शाहजहां का शासनकाल निम्न कालों से स्वर्ण युग कहलाता है। पहला, साम्राज्य का विस्तार। दूसरा, शांति और व्यवस्था का काल। तीसरा, आर्थिक समृद्धि का काल। चौथा, उचित न्याय व्यवस्था। पांचवा, सांस्कृतिक उन्नति का काल। और फिर उसी में आता है क, वास्तुकला। ख, साहित्य तथा ललित कलाएं। और छठवां, लोकहित के कार्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति विवेचना कीजिए तथा परिणाम बताइए, या फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए, मुगल साम्राज्य के पतन में इनका कहाँ तक योगदान था। पहली हेडिंग है औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो यहाँ पर दिया है, औरंगजेब ने अपने धार्मिक नीति के स्वरूप में निम्नलिखित कार्य किए। पहला, इस्लाम के नियमों के अनुसार आचरण। नेक्स्ट, दूसरा है हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करना। नेक्स्ट, तीसरा है हिंदू पाठशालाओं का विध्वंस। चौथा, जजिया पर कर लगाना, यानी जजिया कर लगाना। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बालात धर्म में परिवर्तन। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है असहिष्णु धार्मिक नीति के परिणाम। असहिष्णु धार्मिक नीति के परिणाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि जाटो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सिखों तथा राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध भयंकर विद्रोह किए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ों को खला कर दिया। इनकी विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जाटों का विद्रोह। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं आप। तीसरा है दूसरा है सनातन, दिया है सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह। नेक्स्ट है सिखों का विद्रोह। और आगे हमारा क्या दिया गया है? राजपूतों के विद्रोह। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, उसके क्या परिणाम हुए। औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन कीजिए, या फिर औरंगजेब की दक्षिण नीति उनके या उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो अपने शासन के पूर्वार्ध में औरंगजेब ने दक्षिण को जीतने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। जब 1681 में राणा जयसिंह ने सुलह हो गई तो बादशाह ने उधर ध्यान दिया। इसका कारण शहजादा अकबर का मराठों के पास जाना था। दूसरा कारण यह था कि बादशाह सिया राज्यों को नष्ट करना चाहता था। चलिए, फिर धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण। यहाँ पर उत्तरी भारत से निपट कर उसने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। दक्षिण पर आक्रमण करने के निम्नलिखित कारण थे। तो पहला कारण था धार्मिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा तत्कालिक कारण। उसके बाद चौथा बीजापुर पर उन्होंने विजय प्राप्त की। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। गोलकुंडा पर विजय। उसके बाद क्या है? गोलकुंडा के विजय पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि मराठों से पुनः युद्ध हुआ था 1650 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण विजय के परिणाम। तो पहला परिणाम क्या? दक्षिण एक नासूर था। मराठा शक्ति का क्या दिया है? मराठा शक्ति का तख्त। आर्थिक क्षति, फिर राजपूतों की समस्या, और दक्षिण रियासतों की समस्या यहाँ पर, फिर अनुशासनहीनता,
फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। तीसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के धार्मिक कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के विघटन के कारणों पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो यहाँ पर क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो पहला क्या है, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर आधारित धर्म प्रभावित राज्य। और दूसरा हमारा क्या दिया है, अन्य जातियों के साथ मुगल सम्राटों का दुर्व्यवहार। तीसरा क्या दिया है कि दक्षिण के निरंतर युद्धों का पतन में योगदान। चौथा है मराठों की छापामार युद्ध प्रणाली एवं शक्ति का उत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट है कि दरबारी षड्यंत्र एवं परिवार तथा सरदारों का विश्वासघात। आगे है छठवां, उत्तराधिकार नियम का अभाव। सातवां, सैयद भाइयों का उत्थान। आठवां, त्रुटिपूर्ण सैनिक व्यवस्था। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है औरंगजेब का उत्तरदायित्व तथा उसके कार्यों की समीक्षा। सुविधा के लिए औरंगजेब के कार्यों की आलोचना नीचे की गई है। पहला है औरंगजेब का संदेहशील एवं अविश्वासी चरित्र। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना। फिर आगे हेडिंग है तीसरा, औरंगजेब की दक्षिण नीति। चौथा है औरंगजेब की इस्लाम धर्म में आस्था तथा कट्टरता। नेक्स्ट, पाँचवां, शिया मुसलमानों एवं सैयद भाइयों का तिरस्कार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मराठा शक्ति से। मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, या फिर शिवाजी की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए, या फिर तीसरा प्रश्न, शिवाजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो शिवाजी जो 1627 से 1680 तक राज्य किए। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन काल। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी पिता शाहजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के और माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश की थी। शिवाजी का जन्म शिवनेर की पहाड़ी में स्थित देवी भवानी के आशीष से हुआ था। इस पहाड़ी पर देवी का एक मंदिर है, इस कारण बालक का नाम शिवा रखा गया। इस समय उनके पिता अहमदनगर के राज्य की सेवा में थे। कुछ काल बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। वे अपनी जागीर से प्रायः अनुपस्थित रहते थे, अतः शिवाजी की शिक्षा का भार उनकी माता जीजाबाई पर पड़ा। कुछ महान भारतीय शासकों की भांति शिवाजी निरक्षर थे। उनकी माता ने रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक पुस्तकों को सुना कर उनमें वीरता, परिश्रमशीलता आदि भावनाएं भरी थी। उन्होंने महाराष्ट्र को स्वतंत्र बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। शिवाजी के उद्देश्य, शिवाजी का उत्कर्ष एवं विजय, जावली विजय, कोकण विजय, बीजापुर के अफजल खान का वध उन्होंने किया था। और क्या किया था यहाँ पर देख सकते हैं, शिवाजी का मुगलों से संघर्ष, फिर सूरत की प्रथम लूट 1644 ईस्वी में, जय सिंह और शिवाजी का संघर्ष तथा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का आगरा यात्रा, फिर शिवाजी का मुगलों से पुनः संघर्ष हुआ था। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। रायगढ़ के दुर्ग में भव्य समारोह तथा हिंदू शास्त्र विधि के अनुसार शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। शिवाजी के राजा स्वीकार किए जाने पर हिंदुओं में नया उत्साह आ गया। फिर उसके बाद मुगल सेना पर आक्रमण, जंजीरा के सिद्धियों से युद्ध, कर्नाटक पर विजय पाया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट है मृत्यु। शिवाजी के अंतिम दिन सुख से व्यतीत नहीं हुए। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा था शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए, या फिर शिवाजी एक महान संगठनकर्ता और सिविल संस्थाओं के निर्माता थे। उनकी प्रशासनिक कठिनाइयों और सफलता की सीमा के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले शिवाजी का शासन प्रबंध।
शिवाजी एक उच्च कोटि के सेनानायक और विजेता ही नहीं वरन एक कुशल शासक एवं व्यवस्थापक भी थे। उनमें कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। पहला, केंद्रीय शासन। फिर उस केंद्रीय शासन में यानी कि यह अष्टप्रधान के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित सदस्य थे। कौन कौन थे? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में निम्नलिखित सदस्य थे। पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा मंत्री, चौथा सुमंत, पांचवा सचिव, छठवां सेनापति, सातवां थाना अध्यक्ष या सदर मुहतसिब, आठवां न्यायाधीश। फिर प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, सेना की व्यवस्था, फिर दुर्गों की व्यवस्था, भूमि कर की व्यवस्था, चौथ तथा सरदेशमुखी, फिर न्याय व्यवस्था, धार्मिक नीति। अब आगे आता हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य कला के विकास का निरूपण कीजिए। मुगल कालीन स्थापत्य के विकास का निरूपण कीजिए या फिर मुगल भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद आता है मुगल कालीन, यानी कि ये हेडिंग क्या हमारा मुगल कालीन या मुगल स्थापत्य कला। फिर उसके बाद हेडिंग आता है बाबर एक उच्च कोटि का विद्वान एवं कला प्रेमी था। उसको दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित भवन सुंदर नहीं लगे, किंतु वह ग्वालियर की स्थापत्य कला से बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद देखिए बाबर के निर्मित भवन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आता है हुमायूं। बाबर की भांति उसका पुत्र हुमायूं भी कला प्रेमी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका संपूर्ण जीवन कष्टों में बीता। उसको शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होने पर ईरान के साथ तहमासप के दरबार में शरण लेनी पड़ी थी। फिर उसके बाद आता है अकबर। अब अकबर ने अपने भवनों के अधिकतर लाल पत्थरों का ही प्रयोग किया है। इसका कारण लाल पत्थरों का अधिकता से पाया जाना था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है, आगरा का किला, उसके बाद ये इलाहाबाद का किला अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। यह किला गंगा और यमुना दो नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी योजना बहुत विस्तृत है। इसका बहुत सा भाग नष्ट हो गया है और केवल कुछ भवन शेष हैं। इसके अवशेष इसकी कलात्मकता का परिचय देते हैं। किले के अंदर शेष भवनों में जनाना महल नामक एक सुंदर मंडप अभी सुरक्षित अवस्था में है। इसकी शैली कलात्मक तथा अनुरूपता लिए हुए हैं। इसमें कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण तत्व ही है। इन भवनों में स्तंभों का बड़ा कुशलता तथा निपुणतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इन स्तंभों का प्रयोग जोड़े 2 में हुआ है। फतेहपुर सिकरी आगरा से 23 मील की दूरी पर सिकरी नामक एक गांव स्थित है। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर प्रायः सिकरी जाया करते थे। फिर दीवाने आम, इसका निर्माण एक ऊंची कुर्सी पर किया गया है, इसके सामने की ओर यहाँ पर। फिर उसके बाद दीवाने खास, जोधाबाई महल। उसके बाद क्या आता है हवा महल, जामे मस्जिद या जामिया मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जो कि प्रवेश द्वार पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है। पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है बुलंद दरवाज़ा। और इसके चबूतरे की ऊंचाई 42 फीट है तथा चबूतरे से दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट है। इसके आगे का भाग 130 फीट चौड़ा तथा आगे से पीछे की लंबाई 123 फीट है। फिर जहांगीर आता है। फिर अकबर का मकबरा यहाँ पर, एतमाद उद दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहाँ के योगदान की समीक्षा कीजिए, या फिर शाहजहाँ के राज्यकाल में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। शाहजहाँ के काल में शाही संरक्षण प्राप्त कर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। यहाँ पर दीवाने आम अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले में स्थित दीवाने आम को तुड़वाकर शाहजहाँ ने फिर इसका निर्माण 1627 में करवाया। इसके निर्माण में संगमरमर का उपयोग किया गया। दीवाने खास बनवाया, मुसम्मन बुर्ज को बनवाया, जामे मस्जिद को बनवाया, लाल किला अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। शाहजहाँ ने लाल किला, फिर जामे मस्जिद, दिल्ली के लाल किले के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर जामे मस्जिद है। इनमें 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था। फिर ताजमहल यह विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बेगम, जिसे उसने मुमताज महल की उपाधि से विभूषित किया था, की पूर्ण स्मृति में, यानी उनके मर जाने पर करवाया था। इसका निर्माण कार्य मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी के पश्चात आरंभ हुआ। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद, फिर रबिया उद दौरानी का मकबरा। फिर आगे हमारा प्रश्न आता है, सूफी मत का उद्भव और सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, या फिर सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर इस्लाम धर्म के रहस्यवाद का दूसरा नाम सूफी है। इसके अंतर्गत बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया गया। पहला सूफी शब्द का अर्थ, दूसरा सूफी मत की उत्पत्ति, फिर नेक्स्ट है सूफी धर्म का विकास। इसके विकास को हम 4 अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। सूफीवाद के सिद्धांत, तो सूफी के सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा जगत, चौथा मनुष्य, पांचवा यहाँ पर नहीं दिया है, छठवां भी दिया गया है। पांचवा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में भक्ति आंदोलन का उद्भव और उद्भव का कारण एवं उनके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। भक्ति का उद्भव हेडिंग है, धर्म आदि शक्ति के विषय में एक आध्यात्मिक अनुसंधान है। इसके माध्यम से मनुष्य आदि शक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। विश्व के सभी धर्मों का मूल उद्देश्य ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। पहला है भक्ति का उद्भव। सिंधु का होना नितांत स्वाभाविक है। बाद में आर्यतर जातियों की भक्ति भावना और उपासना पद्धति को वैदिक आर्यों ने अपनाया। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, पहला भक्ति मार्ग की सरलता, दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, तीसरा जटिल वर्ण व्यवस्था, चौथा पराधीनता के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता, पांचवा समन्वय की भावना। फिर भक्ति मार्ग के सामान्य सिद्धांत। ये सिद्धांत स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के थे, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। यानी स्वीकारात्मक सिद्धांत में पहला हेडिंग आता है ईश्वर की एकता, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, गुरु की महत्ता पर बल, हृदय की स्वच्छता, पांचवा मानवतावादी की भावना, छठवां आत्मसमर्पण। फिर आता है कि नकारात्मक सिद्धांत, पहला सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, जातिवाद और वर्ग भेद में विश्वास नहीं। फिर तीसरा किसी विशिष्ट भाषा पर बल। तो आज से आपका यह मेडिकल हिस्ट्री BA सेकेंड सेमेस्टर का क्लास समाप्त होता है। अब आगे जो भी नए अपडेट आएंगे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।